जय हिंद जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बिल्कुल क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। और क्लास जो है सेट 5 है। आज सेट 5 के सारे शब्दों को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे खास करके। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है यह है कि द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन डिप्लोरेबल स्टेट। डिप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? देखो, डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदात्मक। क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। यानी जो निंदा करने के योग्य है उसे निंदात्मक को डिप्लोरेबल कहते हैं। कंप्लेनिंग हो जाएगा। कंप्लेनिंग का मतलब क्या है? शिकायत करना। देखो, डिस्पिकेबल का मतलब होता है घिनौना या घृणास्पद जो होता है उसे डिस्पिकेबल कहते हैं। इस समय देश में जो केबल पर जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाते हैं वो क्या क्या है? डिस्पिकेबल है। कराया हूं मैं। देखो, रिजॉइसिंग का मतलब खुशी होता है, जुबिलेशन का मतलब खुशी होता है। सारे शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने। डिप्लोरेबल का मतलब होता है खेदजनक या निंदात्मक हो गया। कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना। डिस्पिकेबल मतलब घिनौना। रिजॉइसिंग मतलब खुशी। जुबिलेशन मतलब खुशी। ये सारे के सारे हैं जो शब्द। हाँ, डिश पर जो आग उगलते हैं, बिल्कुल सही कहा सरवर ने। और ये चीज करा, जो डिश पर आग उगल रहे हैं उसके लिए सब लोग देश के लोग क्या कर रहे हैं? डिस्पिकेबल कर रहे हैं, यानी निंदा कर रहे हैं। चलो, तो ये हो जाएगा निंदात्मक, डिप्लोरेबल। तो डिस्पिकेबल मतलब घिनौना, ये भी निंदात्मक है। सिनोनिम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। यानी जो ऑफिशियल्स हैं, जो खास करके देखो, जो भारत में एक अहम भूमिका है ऑफिशियल्स की। जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है। कारण क्या है कि ऐसे मान के चलो कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो एक लंबे समय तक जो है पंडित नेहरू तक रहे। और पंडित नेहरू के बाद ये सवाल जरूर उठा कि हु इज आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन? तो फिर आप देखोगे बीच में करवाहक जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए गुलजारी लाल नंदा। लेकिन उसके बाद फिर देखोगे तो लाल बहादुर शास्त्री आए। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, है ना। बहुत सारे लोग आए। कहने का मतलब है कि कई लोग ऐसे ऐसे आए कि जो बीच में ऐसा लगा कि कुछ दिन की सरकार है। जैसे चंद्रशेखर जी के बारे में आप जानोगे। चंद्रशेखर जी यूपी में एक जगह है बलिया, और उसी बलिया से बिलोंग करते थे चंद्रशेखर। और उनकी जो सरकार बनी थी वो कुछ मतलब 3-4 महीने के आसपास सरकार चली थी। कहने का मतलब ऐसे कई लोग हुए हैं जिनकी सरकार बहुत कम अवधि तक चली है। ऐसा लगा है कि सरकार नहीं चल पाएगी, लेकिन सरकार चली, टूटी, बिखरी, लेकिन कहीं ना कहीं देश पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसका कारण क्या है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो देश चलाते हैं। हमें लगता है कि ये नेता लोग जो है वो क्लास मतलब कहा जाए कि देश चलाते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक पार्ट है, वो एक रूप है। कि अगर मैं कहूं कि बहुत विकराल अगर रूप था पंडित नेहरू का, तो वो भी चले गए, तो क्या चीजें चलती नहीं है? चीजें चलती रही, चीजें जो है ऐसे ही बनती रही। हाँ सर, हम भी बलिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो आप तो चंद्रशेखर जी की भूमि से आप बिलोंग करते हैं। बड़ा दिग्गज नेता थे वो। और इंदिरा गांधी को कहते हैं कि इंदिरा गांधी तो इस्तीफा देने को तैयार थी। एक व्यक्ति है जो वही चंद्रशेखर जी को समझाते हैं। बहुत बहुत जो है वीरों का इतिहास रहा है। बलिया के लोग क्रांतिकारी हैं। मैं जब देखता हूँ इस चीज को, हाँ, वैभव ने भी कहा, मंगल पांडे 1857 की क्रांति का जो है एक चिंगारी का काम किया मंगल पांडे ने। इनफैक्ट मैं और देखता हूं कि जो है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी आह्वान करते हैं कि अब जो है आप लोग के साथ एक काम करना है, करो या मरो का नारा दिया। तो सबसे पहले इस नारे को अडॉप्ट किया बलिया वालों ने, और बलिया की जो जगह है वो पहले आजाद हो गई। और उन जो है 20 तारीख को बलिया पहले ही आजाद हो गई थी। 20 अगस्त 1942 को ही जो है भारत का जो सबसे पहला जगह आजादी की जो इस खुशी अवसर पर जो हुआ वो बलिया था। इसीलिए बागियों की धरती है। वहां पे मैं जो है वहां के नारे को मैंने सुना है। नारे में लोग कहते हैं वीरों की धरती, जवानों का देश, और बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो वही बागी बलिया होते, बागी लोग होते हैं वाकई में। बागी लोग होते हैं। चिट्टू पांडे, मंगल पांडे, पांडे जी लोग और खतरनाक होते हैं, है ना। तो वही के एक प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर जी जो थे वो बहुत बड़े ही दिग्गज प्रधानमंत्री बने। और कहने का मतलब बहुत ज्यादा दिन सरकार नहीं चली, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी, बहुत अहम भूमिका थी। तो वो चीज है। तो मैंने यही कहा कि जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो देश चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी, है ना, ऑफिशियल्स के लिए। मोनार्की का मतलब, मोनो मतलब एक, आर्की मतलब राजा, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। प्लूटो मतलब होता है जो धन दौलत वाले जो लोग हैं उसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्यूरार्की। चलिए, हाँ सर, मेरठ। मेरठ देखो, भारत का ही इतिहास बहुत
वीरों का और वीरंगनाओं का इतिहास रहा है। मैं अगर अपने नजरिए से देखूं तो सबसे मुझे खतरनाक जो है वो राजस्थान के लोग लगते हैं। राजस्थान की भूमि जो है ना वो मतलब वीरों और वीरंगनाओं की धरती है। ऐसे देखोगे तो हर जगह कुछ ना कुछ है ना, कई जगह है। मेरठ से हुआ 1857 की क्रांति की जो है वो चिंगारी जो लगी थी उसको आग बना के मेरठ वालों ने जो उसको बड़ा कर दिया। तो भारत जो है वीरों की धरती ही रही है हमेशा से। तो वही क्या है, ब्यूरोक्रेसी। प्लूटो धनी लोगों का है, ऑटो मतलब सेल्फ है, और मोनो मतलब राजा। नॉर्मल सा शब्द है, कोई बड़ी चीज पूछा भी नहीं है। सीजीएल का है ये, इसीलिए लॉलीपॉप पूछेगा ही पूछेगा। चलो आप कह रहा है कि आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू जो है फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज। देखो क्या है यहां पर, क्या है, अप इन आर्म्स। किसी चीज के विरोध में जब बात करना जो होता है ना वो होता है अप इन आर्म्स। यहां पर है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज कर देना। ऑन द फेंस, ये बेसिकली ये पूरा जो इडियम होता है ना, सिट ऑन द फेंस होता है। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना, असमंजस की स्थिति में होना। और यहां है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कि नहीं होता है कि जैसे मान के चलो कि जो कहने का मतलब है कटिंग कॉर्नर्स का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे कोई काम जो है वो कम कम पैसों से जो है काम चलाया जा रहा है। जैसे मान के चलो कि कोई चीज है, आपको देख रहा है कि आप इस काम में तो ज्यादा पैसा लग जाएगा, उतना पैसा तो है नहीं, एक काम करो इसके ना जो कम पैसे में इसको काम कर दो। तो वही है जो चालू टाइप का होता है, वही कहलाता है कटिंग द, यानी कटिंग कॉर्नर्स। क्या कहा मैंने, जैसे अप इन द आर्म्स का मतलब विरोध में होना, किसी के खिलाफ होना, और लेफ्ट आउट इन कोल्ड मतलब नजरअंदाज कर देना। ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब दुविधा में होना, और कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है गलत तरीके अपनाना। मतलब गलत तरीके में समझ गए ना, कोई ऐसी चीज के लिए, इस मान लो कि चलो पैसा नहीं है ना, मान लो कि कभी कोई चीज में पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो फिर तो आप कैसे काम चलेगा, वो तो काम नहीं चला, तो इसीलिए क्या कर दिया, कटिंग कॉर्नर्स कर दिया, यानी गलत तरीके से कोई काम कर दिया। तो यही है कि आई एम ऑन द फेंस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट, कि या तो मैं एक्सेप्ट करूं जॉब ऑफर को या कंटिन्यू करूं फ्रीलांसिंग को। बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज, दोनों के दोनों ऑप्शन के अपने अपने एक फायदे हैं। तो वही है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, He was trembling with fear. He was trembling. Trembling का मतलब होता है कांपना, शिवर करना, ट्रिमोर करना, इसे कहते हैं, ट्रिमोर शब्द बना होता है वो। तो ट्रेम्बलिंग कर रहा है कि he was trembling with fear, वो डर से कांप रहा था, वो डर से कांप रहा था। इंटरपीड है ना, वीपिंग है, रनिंग है, सिवरिंग है। सिवरिंग का मतलब भी वही होता है। क्या कहा, ट्रेम्बलिंग मतलब जो है कपना नहीं, कांपना, कांपना होता है। इंटरपीड मतलब निडर है ना, जो किसी चीज से डरता ही नहीं, निर्भीक है, निडर है। वीपिंग, जो वीपिंग, वीप मतलब रोना है ना, वीपिंग हो कर दिया, आईएनजी कर दिया है इसलिए, क्योंकि वी4 वहां पे दिया है। रन का रनिंग कर दिया, दौड़ना नॉर्मल शब्द। सीवरिंग का मतलब ही कांपना होता है, नहीं सीवर है ना, तो सीवर का मतलब ही कांपना होता है। एक और मुझे बड़ा अच्छा शब्द याद आ रहा है, जैसे आदमी जब भीग जाता है ना, और भीगने से जब कांपने लगता है, उसे ड्रेंच्ड कहते हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा शब्द है। तो सीवरिंग हो जाएगा, क्या पूछा, सिनोनिम है। नेक्स्ट, I have been living in Hyderabad. I have been living in Hyderabad since I. अब जब से मैं पैदा जो है हुआ, तो पैदा हुआ जब, तो ये पास्ट की बात है। तो सिंस आई हैव नहीं, विल नहीं, क्या, आई वॉज बॉर्न। सिंस आई वॉज बॉर्न, कि जब मैं जो है, जब से जन्म लिया, जब से मैं पैदा हुआ, तो आई हैव बीन, तब से मैं रहता आ रहा हूं। जब से मैं जन्म लिया तब से मैं रहता आ रहा हूं। तो सिंस आई वॉज बॉर्न। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस, या कट करता है फ्लावर्स को, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है कि मतलब जो बेचता है। जैसे आपने देखोगे कि फूल वाले जो है लोग होते हैं, तो बुके बना बना के बेचते हैं, या 4 5 10 20 फूल को एक साथ रख लिया, उसको बांध लिया, उसको बेचते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, देखो, हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर का तो बागवानी होता है, आईएसटी व्यक्ति हो जाएगा। बोटैनिस्ट, बोटैनी जो बॉटनी जो शब्द आपने सुना होगा, वनस्पतियों कहते हैं। गार्डनर मतलब माली है। और फ्लोरा जो है ना, देखो खास करके फ्लोरा जो शब्द होता है फ्लावर के लिए होता है। तो फ्लोरिस्ट का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जो फ्लावर को सेल करता है, या उसको अरेंज करता है, या उसको सजा के रखता है, तो उसे हम फ्लोरिस्ट कहते हैं, है ना। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चरलिस्ट वो व्यक्ति जो बागवानी का शौक, जैसे बाबर जिसको बागवानी का बहुत ज्यादा जो है शौक था। बता दूंगा बाबू। हाँ, अभी इंस्टाग्राम मेरा थोड़ा, एक्चुअली मेरा फोन ही टूट गया है, तो इसीलिए वो मैं देख नहीं पा रहा हूं। जैसे फोन नया आएगा ना, तो फिर मैं देख लूंगा उसको। बोटैनिस्ट का मतलब हो जाएगा क्या, वनस्पति जो है उससे रिलेटेड।
वनस्पति जाने आप पढ़ोगे कि जैसे बायोलॉजी के दो भाग है, एक जियोलॉजी है जंतु विज्ञान, और एक जो है ये बॉटनी है वनस्पति विज्ञान। गार्डनर तो मतलब माली होता है। ये सारे शब्द हालांकि लिखे हुए हैं। अ पर्सन हु सेल्स अरेंज कट्स फ्लावर्स, तो हॉर्टिकल्चर मतलब बागवान। बोटानिस्ट मतलब वनस्पति वैज्ञानिक। फ्लोरिस्ट मतलब जो फूल वाला है ना। यहाँ देखो तो यहाँ पर गार्डनर मतलब माली हो गया। बड़ा इजी इजी क्वेश्चन पूछे हैं। ही वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन। इलेटेड का मतलब होता है खुशी। इलेक्शन इलेशन कराया था ना। इलेक्शन इलेशन, आदमी जब इलेक्शन में जीत जाता है तो उसे इलेशन मिल जाता है, खुशी मिल जाता है। तो ही वॉज इलेटेड अबाउट हर प्रमोशन बट हर कलीग फिल्ट क्वाइट डिस जो है हर्टेंड। एंटोनी पूछा, इलेटेड मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो प्राउड का मतलब तो गर्व हो जाएगा, पॉजिटिव शब्द है ये। डिलाइटेड का मतलब भी खुशी, डिलाइट डिलाइट। चीयरफुल का मतलब खुशी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड। देखो क्या कहा, इलेटेड मतलब होता है प्रफुल्लित, खुशी से मारे झूम उठना। प्राउड मतलब गर्व हो गया। डिलाइटेड मतलब आनंदित खुशी। चीयरफुल मतलब प्रसन्न। फिर क्या कह रहा है, जो डिस्करेज मतलब हतोत्साहित। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्करेज। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी एक ऐसा जगह है ना, एक ऐसा जगह जहां पर फ्रूट मतलब होता है फल, और उसके पेड़ जो होते हैं उसको ग्रोन किए जाते हैं, उसको उगाए जाते हैं। चलिए बिल्कुल बाबू, पढ़ी तो रहे हो। देखो गार्डन का मतलब होता है बगीचा। बगीचे में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये जैसे बगीचा, देखो आपको एक चीज बताता हूं भाई, म्यूजियम तो होगा नहीं और ना ही कुएं होगा। दो तो काट दिया, ये दोनों कट गया। अब गार्डनर है और ऑर्चर्ड है। गार्डनर में, जो गार्डन में और ऑर्चर्ड में क्या अंतर होता है, तो गार्डन का मतलब बाग बगीचा होता है, जहां पर हम फल को और फूल को दोनों को रखते हैं। कहीं पर मान के चलो फ्लावर लगा दिया, घास फूस लगा दिया, तो वो सारी चीजें। इसमें फ्रूट कह रहा है, और फ्रूट के लिए जो होता है वो ऑर्चर्ड होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या कहा मैंने कहा कि एक ऐसा जगह जहां पर ट्रीज को, जो और खास करके फ्रूट ट्री को, जो फल के पेड़ों को उगाया जाता है। तो गार्डन का मतलब बगीचा, म्यूजियम मतलब संग्रह, ये तो नॉर्मल सा, ये तो कुएं बांध उनको कहते हैं, ये तो होगा नहीं। तो बचा क्या, बगीचा था और यहां भी बगीचा था। अब यहां पर दोनों में अंतर क्या था, तो अंतर था कि सर गार्डन में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो गार्डन में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन ऑर्चर्ड का मतलब होता है वो ऐसा जगह जहां पर जो है खान मतलब फूल फूल नहीं, वहां पर सिर्फ क्या होगा, फल होंगे। नेक्स्ट, सोनाली इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर from Shanvi or not, she is still not in position to be able to arrive at decision. यहां देखो, chewing the cud, blowing hot and cold, getting her act together, raising the eyebrows. देखो यहां पर है contemplate। contemplate का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना या फिर विचारना। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, उसे कहते हैं। च्यू का मतलब चबाना नहीं, आदमी जो सोचता रहता है कि क्या करे, तो च्यूइंग द कड इसे कहते हैं। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड मतलब गर्म और ठंडा दोनों, एक इमोशंस को दिखाना। गेटिंग हर एक्ट टुगेदर, सारी चीजों को एक साथ जो है मिला के जो है काम करना। रेजिंग हर आईब्रो यानी जो है कंफ्यूज होना, परप्लेक्स होना, उसे कहते हैं। आदमी देखते हो तो ऐसे करता है देख के, तो वही चीज है। आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। अब देखो सेंटेंस बहुत है इजी, आप बताओ जरा इसको। आपको मैं पहले भी दे चुका हूं, ये सारे क्वेश्चंस पहले ही जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, और ना ही मुझे इस तरीके से रुकने की जरूरत है। बताओ जरा इसका आंसर बताओ तो। बताओ। देखो कह रहे कि आई एम क्लीनिंग द सोफा। अब यहां एम है प्रेजेंट का, एम किसका है, प्रेजेंट का है। आई एम क्लीनिंग द सोफा, अब ये प्रेजेंट का है कि मैं सोफा साफ कर रहा हूं। वेन मतलब जब, सी कॉल्ड मी जब वह मुझे बुलाई, ये पास्ट का है, ये कंजंक्शन है, और ये प्रेजेंट का है। आप एक बात बताओ, ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटेंस में कंजंक्शन के पहले की दुनिया प्रेजेंट और दूसरी दुनिया पास्ट? ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो इस सर इसको भी पास करना पड़ेगा। एम को पास कर, कैसे पास्ट होगा, इसको चेंज करने से, इसको चेंज करने से, इसको चेंज करने, नहीं सर, इसको चेंज करने से। और इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, तो हम क्या कर देंगे, आई वॉज क्लीनिंग। आई एम क्लीनिंग नहीं, आई वॉज क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। नेक्स्ट,
अरविंद wanted to bake a cake for Riya's birthday, so he mixed the egg and butter. बताओ ये फ्लावर, सर फ्लावर तो पहले काटेंगे, फ्लेवर होता है, क्या होता है बाबू, फ्लेवर। तो फ्लेवर तो समझ में आ रहा है, चलो फ्लेवर फ्लावर, ये तो दोनों कट गए सीधा सीधा। अब फ्लोवर यहां लिखा है, फ्लोवर नहीं क्या, हाँ, अलग अलग तीन चीजों को, आटा को, अंडों को और बटर को, इसका मतलब यहां पर फ्लेवर भी नहीं है, क्या फ्लोर है, फ्लावर है ना, फ्लोर कहते हैं, फ्लोर आटा। तो क्या है ही, उसने मिलाया। कहने का मतलब है कि अरविंद वांटेड, अरविंद चाहता था कि बेक मतलब पकाना, एक केक को बेक कर सके, किसके लिए, तो रिया के बर्थडे के लिए, इसलिए वह मिक्स किया द फ्लावर, एग्स एंड बटर्स। हाँ, नेक्स्ट, द स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए प्लस फॉर हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या कह रहा है, देखो यहां स्पेलिंग एरर कह रहा है, यहां पर परफॉर्मेंस, दो जगह परफॉर्मेंस, दो जगह एक्सीलेंट, यानी यहां तो गलती इसमें है या तो गलती इसमें है। परफॉर्मेंस, PERFORMANC, बिल्कुल सही है वो, PERFOR, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, EXCELLEANT नहीं, एक्सीलेंट, आंसर डी। सर क्वेश्चन 5 फिर से बताइए, कौन सा क्वेश्चन 5 तुमको नहीं समझ में आया, ये वाला। अरे मैं जब से पैदा हुआ, सिंस आई वॉज बॉर्न आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद, तब से मैं हैदराबाद में रहता आ रहा हूं। पास्ट ही में ना जन्म लिया होगा, तब से रहता आ रहा हूं, प्रेजेंट की बात की पास्ट की बात है, पास्ट की बात है। देखो ये, द ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। चलो, द वर्बोसिटी, द एम्बिग्यूटी, द मेटिकुलसनेस, द ट्रांसपेरेंसी, क्या कह रहा है कि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के क्या है, तो जो मतलब एक तरीके से कह रहा है क्या कि द ट्रांसपेरेंसी करेगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब समझते हो, जो आर पार साफ साफ दिखा दे, ट्रांसपेरेंट। वर्बोसिटी मतलब होता है बहुत ज्यादा एक तरीके से शब्दों का प्रयोग करना। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्ट, जो साफ साफ ना हो। और मेटिकुलसनेस का मतलब होता है सतर्कता, सावधानी। कह रहा है कि अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है वह उठाता है क्वेश्चंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। तो यानी एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता, स्पष्ट नहीं अस्पष्टता, कि जो अस्पष्टता है, जो नॉट क्लियरिटी है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की, वह उठाता है, उठाया क्वेश्चंस को, किसके बारे में, तो वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है किसी चीज, नहीं इंस्पिरेशन होता है, तो इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना, है ना, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित होना, ठीक है। रिच मतलब होता है क्या, किसी चीज से पहुंचना, कहीं पर पहुंचना। एस्पायर का मतलब होता है, एस्पायर का मतलब भी होता है किसी से प्रेरित होना भी, है ना। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, स्टिमुलेट कर देना। टॉन्ट मतलब होता है डराना, धमकाना। देखो, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, रिच मतलब पहुंचना, एस्पायर मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना, किस चीज का, ना एस्पिरेंट होते हैं, जैसे आप सभी लोग क्या हो, इसको एसएससी का एस्पिरेंट है, कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है ना। स्टिमुलेट मतलब उकसाना, हो उकसाना। और यहां पर डोंट का मतलब होता है डराना। कह रहा है क्या यहां पर, इंस्पिरेशन, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, इंस्पायर मतलब होता है किसी चीज से इंस्पिरेशन लेके आदमी बढ़ जाता है ना, तो स्टिमुलेट करना। एस्पायर तो नहीं होगा, इंस्पायर से एस्पायर कर दोगे। रिच और डोंट तो है ही नहीं, रिच मतलब तो कहीं पहुंचना होता है, तो स्टिमुलेट, किसी चीज से आप जो है प्रेरित हुए और उस चीज की वजह से आपने अपने आप को बढ़ा लिया। द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट। ईच के बाद यहां पर ऑफ है, ऑफ के बाद देम है, यानी लड़का सोचेगा कि देम के हिसाब से यहां पर तो हैव आना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि यहां पर ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है और पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और ईच के हिसाब से हैव नहीं, ईच के हिसाब से हैज होगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, शी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज और एज के बीच में बार बार कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। तो ये मोर इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, तो आंसर हो गया बी। सर 10th में कॉल भी तो हो सकता है, कहां है बाबू, क्या कॉल, समझ नहीं पाया। अच्छा अच्छा, उसका सुनो, उसका क्या कहना है, उसका कहना है ना
कि सर यहां पर एक काम करते हैं कि आई एम क्लीनिंग द सोफा, मैं सोफा साफ कर रहा हूं, वेन जब वह कॉल करती है। तुम खुद सोच के देखो कैसे बनेगा। उसका उसका कहना है कि सर इसी को प्रेजेंट कर देते हैं, नहीं होगा बाबू, वेन कंजंक्शन है और ये पास्ट में ही बनता है ज्यादातर। चलो, माई आंट हैज अ पेटेड, पेटेड की हैज अ पेट। अब देखो पेट का मतलब समझते हो ना, पेट मतलब पालतू जानवर, कोई पालतू जानवर होता है। तो देखो यहां पर क्या है, पेटिंग तो होगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो सीधा काट दिया। अब यहां पर आंट है तो हैव नहीं होगा, तो बचा क्या, डी हैज अ पेट। जीडी का क्वेश्चन है ये। हैव अ गुड मनी, हैव अ गुड मनी का मतलब क्या है कि अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ये तो सीधा काटो। क्योंकि ईडीएम का एक कहीं ना कहीं एक खूबसूरती कह लो या इसका राज कह लो कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जब भी पूछता है तो ये इससे क्वेश्चन पूछता है कि उसका जो लिटरल मीनिंग ना हो। जैसे यहां पर गुड मनी है तो अमाउंट या मनी नहीं होगा, अमाउंट या फिर मनी को हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग जर्नी तो होगा नहीं, टू एस्केप फ्रॉम जो है प्रिजन। टू एक्स यानी टू किसी चीज को एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन सम जो है इंडेवर, बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कि जब मान के चलो आपके पास ज्यादा पैसा होता है, जैसे कभी ताज होटल में खाना खाने चले गए, ताज होटल में खाना खाने जाओगे तो आपको मजा तो आएगा, लेकिन उसके लिए अच्छा पैसा होना चाहिए और वो मजा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ही ऑफ्टन चेंजेस प्लान्स। देखो एक बच्चे ने पूछा था, इस चीज के लिए पूछा था, चलो देखो, कह रहा देखो बाबू, आपने कहा था ना कि प्रेजेंट, प्रेजेंट होने के लिए एक चीज जरूरी है कि या तो यूनिवर्सल हो, इटर्नल हो या फिक्स हो। जैसे यहां अक्सर, अक्सर क्या दिखाता है, हमेशा फिक्स होता है। यानी ही ऑफ्टन चेंजेस प्लान्स विथ डूइंग हिज वर्क सो ही टेक्स रिमेन इनकम्प्लीट। यानी किसी भी चीज को, मतलब अक्सर वो क्या करता है, अपने प्लान को चेंज करता है और काम करने के दौरान अपने काम को, सो ही जो है, सो हिज टास्क, यानी उसके जो टास्क है वो रह जाते हैं क्या, अधूरे। अब देखो यहां पर क्या है, ब्रेक अ लेग का मतलब शुभकामना देना, इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है किसी सातवें आसमान पर बहुत खुश होना, और स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि राज उजागर कर देना, किसी चीज के राज को उजागर कर देना। ये लिखा है कि चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, बीच में ही उसने अपने घोड़ों को चेंज कर दिया, मतलब दिमाग को चेंज कर दिया। घोड़ों का मतलब है दिमाग से, नहीं दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, तो वो दिमाग की बात करता है। सी इज नॉट एज टॉलर एज, फिर वही चीज है, नॉट एज टॉलर एज नहीं होगा, एज टॉल एज, क्योंकि एज और एज के बाद, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है। तो यहां पर सी इज नॉट एज टॉलर एज, तो यहां पर क्या होगा कि सी इज नॉट एज टॉलर एज नहीं, आंसर एक। नेक्स्ट, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी से दुश्मनी, या एंटी मतलब होता है खिलाफ, किसी चीज के एंटी है, विरोधी है, पैथी, एंटीपैथी। लव, लव मतलब प्यार, फेकंड मतलब जो है अनुपजाऊ, बंजर कह सकते हो, हेट मतलब होता है नफरत। और यहां पर लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से समझ लो कि जब विलाप करना या जो है रोना धोना, ये होता है। एंटीपैथी मतलब घृणा, नफरत किसी के खिलाफ। लव मतलब प्यार है, हेट मतलब घृणा है, बाकी इन दोनों से कोई मतलब है ही नहीं। तो क्या कह रहा है ये कि अपोजिट पूछ रहा है, तो एंटीपैथी का मतलब होता है दुश्मनी, तो लव मतलब हो जाएगा प्यार। हर मदर इज अ वंडरफुल होस्ट, सी प्रिपेयर्ड फॉर अस अ सेवन मील ऑल बाई हर सेल्फ। सेवन क्या, आप देखो सेवन यहां पर क्या है, कोर्स है ना। सेवन, सेवन कोर्स का मतलब क्या है कि खाने की बात कर रहा है, 7 प्रकार के व्यंजन जो है खाने हैं। तो COURS ये हो गया, ये तो है नहीं, कोर्सर तो है नहीं, और ना ही कोर्स, ये क्या है, कोर्स है, तो COURS नॉर्मल ये आप में भी यूज होता है। हाँ फेकंड, देखो फेकंड का मतलब उपजाऊ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा, फेकंड का मतलब उपजाऊ है बाबू, जहां पर जमीन जो है अच्छा होता है। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही है भाई देखे। सरप्राइज तो होगा नहीं, सक्सेसफुल, रिलीवेंट, और यहां पर है विथहोल्ड। यानी यहां पर उल्टा पड़ गया है,
मामला यहां पर उल्टा है बाबू। देखो ये कह रहा है कि ना कि गलत नहीं सही पहचानना है। तो सरप्राइज तो ऐसे नहीं होता, सरप्राइज लिखा है सरप्राइज होता है। SUCCES सक्सेस होता है। रेलिवेंट ये भी गलत है, तो विथहोल्ड आंसर है। नेक्स्ट, माई पन्स आर यूजुअली ग्रीटेड, ग्रीटेड क्या, विथ लाउड अप्लॉज, विथ क्या होगा, ग्रीटेड विथ लाउड, मतलब जो है लाउड अप्लॉज बाई माई फ्रेंड। तो वही चीज है क्या कि ग्रीटेड करता है बड़े ही, मतलब लाउड मतलब तेज, अप्लॉज मतलब प्रशंसा से। तो क्या है आंसर सी। आई मीट एन होमलेस पर्सन, तो एन होगा, होमलेस के साथ एन थोड़े होगा, एन काट दिया, नो इंप्रूवमेंट तो कटेगा ही, ठीक है। यहां पर क्या है कि आई विल मीट, और यहां पर है कि आई विल मीट अ होमलेस, और यहां पर है आई मेट, मैं मिला, मैं मिला क्या। देखो एक चीज बताता हूं मैं इसमें। अब आप ऐसे मान के चलो ऐसी स्थिति पर आ जाओगे, और ऐसी स्थिति पर आने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि सर कौन सा करे कौन सा ना करे। आपको सर ये भी तो सही लग रहा है कि आई विल मीट, तो आई विल मेट थोड़े होगा, आई विल मीट होगा, तो इसलिए ये गलत है। तो आंसर क्या हो गया सी। और वैसे भी देखोगे तो आई के साथ विल और सेल, विल और सेल में सेल आता है। तो ये है आपका सवाल। आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। आपके 25 क्वेश्चन हुए पूरे। चलिए कल मिलेंगे और कल अपने सेट 6 को लगाएंगे। आपको सारी PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।